गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। हमने पिछली कक्षाओं में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया कर ली थी। आज हम लोग वियोजन अभिक्रिया को से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग वियोजन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में मैंने 5 टॉपिक लिखी थी, जिसमें से पहली टॉपिक संयोजन अभिक्रिया करवा दी है। अब अगला वियोजन अभिक्रिया है, तो दूसरा हम लोग देखते हैं कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया या उसको अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए आइए परिभाषा लिखते हैं। जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर क्या बनाता है, छोटे छोटे उत्पाद में विभक्त करता है। क्या करता है, विभक्त करता है। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को ऐसे नहीं, ऐसी लिख देते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब इसके लिए हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे में देखते हैं, जैसे जिसको हम लोग एग्जाम्पल या उदाहरण जो भी कहिए करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल या उदाहरण पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक विलयन है। देख लीजिए, जैसे कि विलयन है आपका 2FeSO4 का जो विलयन है ये किस रूप में है, सॉलिड रूप में है। ठीक है, सॉलिड रूप में है। तो इसमें अब देखिए, इसमें कैसे इसको टूटेगा, तो इसमें ऊष्मा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ऊष्मा इसको प्राप्त होगी। जब ये ऊष्मा जब इसको मतलब इसको जब हम लोग हीट करेंगे, ऊष्मा देंगे इसको, जब हम लोग ऊष्मा देंगे इसको, तो ये किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। Fe मतलब हो गया Fe का मतलब हो गया आपका फेरस, और इसको बोलते हैं सल्फेट। तो ये फेरस सल्फेट का सूत्र है। ठीक है, फेरस सल्फेट का सूत्र है। तो अगर इसमें ऊष्मा, फेरस सल्फेट में ऊष्मा प्राप्त होगी, तो इसमें क्या बन जाएगा, किस भागों में टूट जाएगा, ये छोटे छोटे तीन भागों में टूट जाएगा। अब देखिए, 3 भागों को क्या हम लोग लिखते हैं। तो ये तीनों भाग जो है, ये है Fe2O3 में टूटेगा, और ये किस फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, फिर और इसमें क्या टूटेगा, और इसमें टूटेगा
SO2 ये भी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और क्या टूटेगा, और इसमें टूटेगा SO3 जो कि गैस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये टूट गया। ये जो फेरस सल्फेट है ये आपके 3 भागों में टूट गया। अब इसको हम लोग क्या नाम, मतलब इसका नाम क्या है, तो ये है आपका क्या है नाम, ये है फेरस ऑक्साइड ना। तो इसको बोलते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं, ये वाला जो है जो सॉलिड में मिला हुआ है इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड। ये फेरस ऑक्साइड हो गया आपका। अब फेरस ऑक्साइड के बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड ये मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये डाइऑक्साइड जो है साथ में रहते हैं हम, इसलिए मैंने उसको डैश पे ऐड कर दिया, जोड़ दिया। अब इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ट्राई मतलब 3 इसमें भार है ना, इसमें 2 भार है इसलिए उसको डाई बोलते हैं, इसको ट्राई बोलते हैं। तो इसको वो चीज़ हम लोग आगे अगली कक्षाओं में जब जाएंगे आप लोग तो उसको समझेंगे और अच्छी अगली क्लास में, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा इसमें कि जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर, ये एकल अभिकर्मक है आपका, ये क्या है, एकल अभिकर्मक है। ये वाला जो है ये है आपका एकल अभिकर्मक, एकल अभिकर्मक, ठीक है। ये एकल अभिकर्मक है और ये टूट कर क्या बना रहा है, टूट कर छोटे छोटे उत्पाद में विभाजित कर रहा है, विभक्त कर रहा है, ठीक है। विभाजित कर रहा है या विभक्त कर रहा है। तो इसको देखिए किसमें विभक्त कर दिया, इसमें फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में इसने विभाजित कर दिया। तो ये एक ऐसा उदाहरण था जिसके थ्रू हम लोग इसको देख सकते थे कि कैसे ये चीज़ हुआ, ठीक है। तो ये रहा। और इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे इसको रफ करते हैं। हाँ, तो इसका एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि दूसरा उदाहरण में है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं चूना पत्थर, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3। और ये किस फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और कार्बोनेट, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक इसका नाम होता है, इसका नाम है चूना पत्थर, इसको हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर, ठीक है। ये है चूना पत्थर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें जब हम इसमें अभी हमने बताया ना कि ऊष्मा दे रहे हैं, तो इसमें हम लोग इसमें भी ऊष्मा देंगे। तो इसमें हम जब इस ऊष्मा देंगे यानी कि ताप देंगे, इसमें जब ताप इसका बढ़ेगा, ताप इसको बढ़ाएंगे, इसका ताप हीट करेंगे मतलब, तो जब हीट करेंगे तो इसमें क्या हम, ये किस भागों में टूटेगा, ये भी 2 भागों में टूट जाएगा। ये कितने भागों में टूट जाएगा, 2 भागों में टूट जाएगा। तो किस में टूटेगा, ये टूटेगा आपका, ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा। तो इसको हम लोग देखें, CaO जो कि आपका रहेगा किस फॉर्म में, ये रहेगा आपका सॉलिड फॉर्म में, ठीक। कैल्शियम
ऑक्साइड जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना इसी को कहते हैं हम लोग। तो ये है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये हो गया चूना। ठीक, तो बिना बुझा हुआ चूना जब है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझा हुआ चूना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है कि कैसे, बिना बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं। ठीक है, ये और क्या मिलता है इसमें, और इसमें मिलता है आपका क्या मिलेगा, अभी हमने बताया था आपको कि CO2 मिलेगा इसमें। तो इसमें और क्या मिलेगा, CO2, यानी कि इसको कहते क्या है, ये किस फॉर्म में रहेगा, ये गैस फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इसको हम लोग जानते हैं कि ये गैस है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें बना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। क्या टूट गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो हमारा 2 भागों में टूट गया। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि सूर्य के ऊष्मा या सूर्य के प्रकाश के कारण जब ताप उसमें पड़ता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो ये क्या, या कोई भी ताप, किसी भी प्रकार का ताप हो जो कि हम लोग जनरेट करें या कृत्रिम रूप से जनरेट करें या तो प्राकृतिक रूप से हमें मिले, तो उससे हम लोग जो है अगर उस जो विलयन रहेगा उस पर अगर क्रिया होती है तो वो किसी फॉर्म में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ और इसके आगे बताता हूँ आपको। अगर देखा जाए तो ये वियोजन अभिक्रिया के लिए क्या आवश्यक चीज़ें होती हैं, कुछ आवश्यक बात होती हैं, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, नोट में आप लोग लिखिएगा इसको, ये समझ लीजिए नोट है इसका। नोट है, क्या नोट है, तो ये है नोट। अब ये है कि जिस वियोजन अभिक्रिया में, लिखिए वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए क्या आवश्यक होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा या प्रकाश, या और क्या बोल सकते हैं, या विद्युत क्या होगा, विद्युत ऊर्जा हो गई, या तो विद्युत ऊर्जा में हो जाएगी। ठीक है, विद्युत ऊर्जा। तो हमें क्या पता चला कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या इसमें होती है, तो इसमें एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि ऊर्जा का शोषण होता है, मतलब अवशोषित करती है ऊर्जा को। ठीक है, तो दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। ये कौन सा पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं कि जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, इन अभिक्रिया में
इन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। अवशोषित होती है। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? उन्हें हम लोग इसी में क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया अभिक्रिया बोलेंगे या कहेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में जो वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है, इसमें हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी अभिकारक है तो उसको तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और उनके साथ साथ इसमें जो ऊर्जा होगी, वो क्या होगी? वो अवशोषित होगी। ऊर्जा जो होगी वो अवशोषित होगी। तो इसी में, जैसे उसमें हम लोग बताए थे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया बताए थे, तो इसमें ऊष्मशोषी अभिक्रिया होती है, ठीक है। ऊष्मा उसमें ग्रहण कर ली जाती है, ठीक। ओके, तो ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया, ठीक। अब अगला हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगला कौन सा था? विस्थापन अभिक्रिया थी, नहीं? चलिए देखते हैं। अगला है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? अगला है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अब ये कौन सा नंबर है? ये तीसरा नंबर है, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? इसको हम लोग अब ये समझ लीजिए, इसको हम लोग प्रयोग करके देखेंगे अभी तुरंत। तो देखिए, जैसे ये एक हम लोग बना लेते हैं, एक स्टैंड बनाते हैं सबसे पहले। ये एक स्टैंड है आपका, ठीक है। अब स्टैंड में हम लोग ये लगा देते हैं, जिससे ये स्टैंड हो गया। अब स्टैंड में जो है आपको हम लोग इसमें एक बीकर लटका देते हैं, इसमें एक बीकर को लगा देते हैं। ये बन गया। इसको बोलते हैं बीकर या टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, दो नाम इसका चलता है। तो ये हो गया, ठीक है। ये बीकर हो गया। अब इसमें क्या हो गया? ये आपका क्या है? ये है आपका स्टैंड। क्या है? स्टैंड। ये स्टैंड हो गया, ठीक है। ये स्टैंड हो गया। ये क्या हो गया? ये एक आपकी बीकर है या परख नली जिसको बोलते हैं हिंदी में, परख नली, ठीक है। परख नली हो गया। और इसमें और क्या इसमें होगा? और इस परख नली में जो है क्या भरा हुआ है? इस परख नली में है, ये जो है आपका, ये धातु में बनाता हूँ, ये लिक्विड है, विलयन है। तो ये विलयन किसका है? ये विलयन आपका रखा हुआ है इस विलयन को कहेंगे हम लोग, इस विलयन को कहेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब इस कॉपर सल्फेट में जो है विलयन में
हम लोग डालेंगे क्या, लोहे की छड़ एक डालेंगे, लोहे की छड़। मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने धागा से ऐसे इसमें क्या कर दिया, ये धागा हो गया और इसमें हम लोगों ने डाल दिया लोहे की छड़, ये लोहे की छड़ डाल दिया। ठीक है, कोई 2 लोहे की छड़ डाल दी तो इसको बोल देंगे हम लोग लोहे की छड़, लोहे की छड़। ठीक है, तो लोहे की कील या छड़ हम लोग कुछ भी बोल देंगे। मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर लोहे की कील, कील शब्द अच्छा है, कील। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो इसमें कैल्शियम जो कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट का रंग क्या कैसा होता है, तो कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है, इसका रंग यानी इसका रंग होगा नीला। क्या होगा, नीला। और इसको तो हम लोग जानते ही हैं कि ये चमकदार, चमकती रहती है, लोहे की है। लोहे का जो आयरन होता है तो उसका होता है, ये आयरन जो है उसका सूत्र होता है Fe होता है इसका। और इसका कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है इसका होता है CuSO4। कैल्शियम सल्फेट का जो सूत्र होता है CuSO4 होता है। तो ठीक है, तो इसमें जब ये होगा तो इसमें क्या होता है, जो ये लोहे की छड़ होती है ना, ये क्या हो जाएगी, ये भूरे रंग में आ जाएगी, भूरा रंग बन जाएगा। ये कैल्शियम की जो लोहे की छड़ होती है वो हो जाएगी भूरे रंग में। और जो ये इसका कॉपर सल्फेट है जो नीले रंग का है, कॉपर सल्फेट इसमें भरा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक क्या कहते हैं उसको, मैला रंग हो जाएगा। जैसे कि हम लोग सर्फ एक्सेल वगैरह से जब कपड़े धुलते हैं तो उसका पानी पहले देखिए नीला रहेगा या सफ़ेद रहेगा, तो उसके बाद उसमें क्या हो जाता है, वो उसमें मैल हो जाए, मैल जब उसमें कपड़े का निकलेगा तो उसमें मैला रंग हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसमें जब आयरन जब इसमें रहेगा ना, जब क्रिया हो जाएगी इसमें, तो ये आयरन जो है वो सल्फेट के साथ क्रिया कर लेगा, कॉपर को हटा देगा उसमें, तो इसीलिए उसमें जो नीला रंग रहता है वो हट जाता है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक अभिक्रिया के द्वारा। तो इसमें देखिए, तो देखिए ये है आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका है FeSO4 है, और नहीं सॉरी, इसमें आयरन है Fe जो है, Fe है जिसको हम लोग सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ये क्या है, ये आयरन है, ये क्या है, आयरन है। और इसमें क्या जुड़ेगा, तो इसमें हमने जुड़ा है, क्या जुड़ा है, CuSO4 जिसको हम लोग बोलेंगे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट जब इसमें क्रिया करेगा, यानी कि इसमें जब हम लोग इसे अपना काम करेगा, जब ये दोनों एक दूसरे से क्रिया करेंगी तो क्या बनेगा, तो ये क्रिया क्या करेगी, ये जो सल्फेट है आपका, ये जो सल्फेट है ना, ये सल्फेट और ये आयरन, ये दोनों मिल के क्रिया, ये अलग हो जाएंगी और इसको जो है तोड़ के अलग कर देगा। तो इसमें बनेगा क्या, देखिए वहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे मैं करता हूँ। देखिए इसमें जो है ये जो क्रिया करेगा, इसमें से क्रिया कर देगा, तो ये बन जाएगा FeSO4 बन गया। अब ये FeSO4 जो है ये किस फॉर्म में रहेगा, ये एक विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विलयन, ये विलयन बन जाएगा। और ये किस फॉर्म में है, ये विलयन है, ये भी विलयन है एक। अर्थात जब इसमें क्रिया कर रहा है उससे पहले जो शामिल हुआ है तो वो बना कॉपर सल्फेट, वो एक विलयन था, और जब फिर क्रिया कर ली तो उसने बनाया आयरन सल्फेट, ये भी एक विलयन है। ठीक है, विलयन है। और क्या बनेगा इसमें, और इसमें बन जाएगा कॉपर जो है अलग हो जाएगा, यहाँ से ये कॉपर अलग हो रहा है ना, Cu अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो गया। तो इसको हम लोग देखिए इसमें लिखते हैं आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, और क्या बनेगा इसमें, कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो गया। ठीक है, आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो गया।
तो ये जब क्रिया ऐसे इस प्रकार की जब अभिक्रिया मिलेंगी तो वो होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है किसी भी जो अभिक्रिया है आपके पास, वो उस अभिक्रिया में किसी भी तत्व को, मान लीजिए एक ये तत्व है और ये विलयन का एक तत्व और दूसरा तत्व, दोनों एक दूसरे से क्रिया करेगा और बनाएगा एक नया विलयन बना देगा, और जो उसमें रहेगा, जो विलयन में पहले विलयन में रहेगा उसमें वो अलग करके वो दूसरा एक तत्व बना देगा। यही चीज़ इसमें विस्थापन अभिक्रिया में होती है। अगर हम लोग उसको लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिए। इसमें देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी विलयन के तत्व से तत्व से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, क्रिया करके एक नया विलयन का निर्माण करता है, एक नए विलयन का निर्माण करता है, और दूसरा तत्व यहाँ पे जैसे ये है तो दूसरा तत्व जो है वो एक तत्व के रूप में आ जाता है। उस विलयन का एक तत्व अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया से सीधी सी बात ये है, जैसे इसमें देखिए ये है ना हमारा, तो ये दो मार्कर हैं, यहाँ पे एक मार्कर है, तो इस मार्कर को मतलब ये विलयन है और ये तत्व है, तो इस विलयन का एक तत्व इस तत्व से क्रिया करके ये एक विलयन बना लेगा और ये तत्व को अलग कर देगा। यही चीज़ इसमें कहा गया है, बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विस्थापन अभिक्रिया। और इसके आगे हम लोग देखते हैं, अगला है हमारा जो चौथा है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ओके, रफ करता हूँ इसको। ये चीज़ जो है ना आपको प्रयोगशाला में जब आप करेंगे तो आपको समझाया जाएगा, बाकी अगर नहीं समझाया जाता है तो आपको मैंने समझा दिया है, देख लीजिएगा। और इसी तरीके से आप करेंगे वहाँ पर प्रैक्टिकल ना, तो आपको नंबर अच्छे खासे मिलेंगे। ठीक है, अब हमारा लोग का आएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो चौथा है वो क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, अगर हम लोग देखें द्विविस्थापन अभिक्रिया है तो उसकी परिभाषा क्या होगी, तो उसकी परिभाषा होगी ऐसी अभिक्रिया जिनके बीच के आयनों में आपस में आदान प्रदान होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मान लीजिए कि कोई विलयन है, एक विलयन यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे कोई विलयन है, ये एक विलयन इस वाले बीकर में रखा हुआ है और एक विलयन आपका इस वाले बीकर में रखा हुआ है। ठीक है, दो विलयन है, तो इसको क्या, इसमें क्या रखा हुआ है, ये भरा हुआ है, जो ये सॉलिड फॉर्म या तो द्रव फॉर्म या तो लिक्विड फॉर्म, किसी में मतलब गैस फॉर्म किसी में भी हो सकता है। तो ये एक आपका क्या हो गया विलयन, एक विलयन इसमें रखा हुआ है और एक विलयन इसमें रखा हुआ है। ठीक है, ये दो विलयन रखा हुआ है, मान लीजिए विलयन है, एक विलयन इसमें है और एक विलयन इसमें है, दो विलयन हो गया। अब दोनों विलयन में क्या होता है कि जैसे इसमें जो इस विलयन में जो तत्व होंगे, इस वाले विलयन के तत्वों से क्रिया करके क्या बनाएंगे, दूसरा विलयन, तो नया विलयन बनाएंगे, दो विलयन बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, इनके जो आयन होंगे एक दूसरे में
मतलब एक दूसरे में आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए इस वाले विलयन में आपका रखा हुआ है सोडियम Na2 और SO4 इस विलयन में रखा हुआ है, और इस विलयन में रखा हुआ है बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। तो ये है, इसमें जब क्रिया होगी तो ये वाला तत्व तो आपका क्या कर लेगा, इस वाले तत्व से क्रिया कर लेगा, और जो ये वाला तत्व रहेगा, ये वाला तत्व है, ये वाला जो तत्व है, ये वाला तत्व आपका इस वाले तत्व से क्रिया कर लेगा, तो और ये एक नया विलयन बना लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया है, मतलब कि किसी भी विलयन के जो तत्व हैं वो आपस में आदान प्रदान कर लेंगे। तो उस जैसे इधर का इधर गया और इधर का इधर गया आयन, तो वो चीज़ इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। मतलब दोनों विलयन में से दो विलयन बनेंगे, लेकिन उनके आयन जो होंगे एक दूसरे में आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा अगर मैं लिखूँ तो इसको रफ करूँ पहले। इसकी परिभाषा होगी आपकी, इसकी परिभाषा अगर हम लोग लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं तो इसमें होगा वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, जिनमें जो है अभिकारकों के बीच क्या होता है, आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको उसमें अभी चित्र में समझाया था, अब उसको हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कैसे उसका करेंगे हम लोग। तो उसमें होगा, जैसे हो गया NaSO4, यही बताया था ना, ये किस फॉर्म क्या है, ये एक विलयन है। क्या है ये, विलयन है। किस चीज़ का विलयन है, तो ये है सोडियम सल्फेट का विलयन, सोडियम सल्फेट का विलयन है ये, ठीक है। ये सोडियम सल्फेट का विलयन है। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम क्लोराइड होगा, और इससे जब क्रिया होगी तो इसमें अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को, तो अभी इसमें क्रिया होगी तो इसमें मैंने अभी क्या बताया आपको कि ये जो क्रिया हो रही है तो इसमें ये टूट के क्या बनेंगे, ये देखिए इस वाले से जो ये वाले क्रिया है ये आपके इस वाले से क्रिया करेगा और ये बना देगा आपका बेरियम सल्फेट बना देगा। तो और ये वाला जो है, ये वाला जो आयन है क्लोरीन का है, क्लोराइड का जो है वो क्रिया करेगा किससे, सोडियम से क्रिया करके वो एक नया बना लेगा। तो इसमें बना लेता है आपका, क्या बना लेता है, NaCl2, जिसको हम लोग बोलेंगे सोडियम क्लोराइड
और क्या बनाएगा इसमें, तो और आपका बनाएगा इधर देखिए ये सोडियम क्लोराइड, इसका ये वाला बना दिए हमने। अब इस वाले को देखेंगे तो इसमें बना देगा BaSO4, ठीक है। तो ये BaSO4 क्या हो गया, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये हो गया बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये हो गया। तो इसी फॉर्म में ये टूट के बनता है। तो और इसमें देखिए दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्रिया करके एक नया विलयन का निर्माण कर रहे हैं। ये चारों विलयन हैं। अब ये चारों विलयन है। तो इसी तरीके से हम लोग अब जब लैब में जाएंगे तो हम लोग लैब में इसको हम लोग जब टेस्ट ट्यूब में से जब करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे टेस्ट ट्यूब से, तो इसमें पता चलेगा कि कैसे हम लोग क्या चीज़ था और क्या बना दिए हैं। वो चीज़ हम लोग जब लैब में जाते हैं तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग थ्योरी जब पढ़ते हैं तो उसके बारे में भी अगर हम लोग ऐसे देख लेते हैं और इसी को हम लोग लैब में जाके वहाँ पे करते भी हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो अगला हमारा लोग का जो है अपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है और अपचयन अभिक्रिया है, जो कि हम लोग अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं इतना ही अपनी क्लास को रोक रहा हूँ और आप लोग इसको हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। लेकिन हाँ, कुछ टीचर हमारे जो हैं उनकी थोड़ी सी तबीयत में ख़राब चल रही है, जिसके कारण से वो नहीं आ पा रहे हैं। जब उनकी तबीयत स्वस्थ होगी तो वो लोग आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे।